जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सुबह क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री यानी इतिहास। ये चैप्टर नंबर 6 हो जाएगा जिसका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर से जितने भी 2 नंबर के सवाल आते हैं वो सारे सवाल को। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न लघु उत्तरीय है, किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई। मतलब बोल रहा है कि आधुनिक शहर अभी जो है आधुनिक शहर उसका निर्माण किसके द्वारा होता है, किन प्रक्रियाओं के द्वारा हुआ। तो सबसे पहला तो हो जाएगा निम्न 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई। पहला औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण क्या है? औद्योगिकीकरण क्या है? इसका मतलब है कि उत्पादन जो है हाथों के द्वारा नहीं बनाकर अब मशीनों के द्वारा होने लगा। जैसे पहले कपड़ा बुनाई होता था हाथों के द्वारा, तो उसी को बुनाई को मशीनों में कन्वर्ट किया गया। मतलब अधिकतर जितना भी चीज़ था सबको मशीनों में कन्वर्ट कर दिया गया। तो यही होता है औद्योगिकीकरण। दूसरा है व्यापार का विकास। अब जैसे जैसे प्रोडक्ट बनने लगा, ज़्यादा मात्रा में माल बनने लगा, तो उसका बिक्री के लिए आसपास मतलब व्यापार होने लगा। अब तीसरा है प्रशासनिक एवं परिवहन साधनों का विस्तार। तो मतलब अब जैसे माल का ढुलाई के लिए तो उसका एक साधन होना चाहिए, मतलब रास्ता होना चाहिए। तो सड़क निर्माण ये सब होने लगा और परिवहन का जो है व्यवस्था होने लगा। उस एरिया में चोरी डकैती बढ़ गया। जैसे ज़्यादा जनसंख्या जहाँ पे रहेगा, ज़्यादा लेन देन होगा, वहाँ चोर भी ज़्यादा रहेगा, चोरी डकैती भी होगा, लड़ाई झगड़ा भी होगा। तो वो सबको सुलझाने के लिए प्रशासन भी वहाँ पे होने लगा, रहने लगा और प्रशासन का भी सुविधा होने लगा। परिवहन का सुविधा फिर बढ़ा कि ताकि माल को आसानी से एक जगह से दूसरा जगह ले जाया जा सके। अब दूसरा है समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है। मतलब समाज का जो वर्गीकरण है वो ग्रामीण और नगरीय यानी शहर में किस आधार पर मतलब अलग होता है दोनों का। तो लिखना है आंसर में, समाज का जो वर्गीकरण है ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में निम्न आधार पर किया जाता है। दोनों में अंतर किस प्रकार से किया जाता है वो देखिए। तो पहला जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या कम होता है। ग्रामीण क्षेत्र यानी गांव में जो है जनसंख्या कम होता है, जबकि नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा गांव में आय का मुख्य आधार कृषि है। मतलब गांव में जो है सब काम करता है, पैसा कहाँ से कमाता है? अधिकतर आदमी जो पैसा कमाता है गाँव में कृषि यानी खेती करके पैसा कमाता है, जबकि शहर में उद्योग में यानी फैक्ट्री में काम करके पैसा कमाता है। तो ये जो है कुछ अंतर हो जाएगा आपका। अब अगला सवाल है आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में। आर्थिक मतलब पैसा उसा कमाने का बात हो रहा है और प्रशासनिक मतलब ये पुलिस उलिस के बारे में बात हो रहा है। संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के 2 प्रमुख आधार क्या है? तो प्रश्न को अच्छा से समझना है। आंसर है आर्थिक रूप से, मतलब आर्थिक रूप से ग्रामीण और शहर के बारे में। ग्रामीण बनावट कृषि व पशुपालन पर आधारित होती है। मतलब जो है किसान वहाँ जो होता है ग्रामीण में, मतलब गांव में जो है उसका आर्थिक जो बनावट होता है कृषि और पशुपालन पे ही निर्भर करता है। मतलब वहाँ का जो आय है, पैसा है, वो सारा चीज़ जो है कृषि और पशुपालन पे ही निर्भर करता है। जबकि शहरी बनावट में व्यापार, उद्योग और सेवा क्षेत्र पर निर्भर करती है। मतलब जो है शहर में जो है उद्योग होता है, व्यापार होता है और सेवा क्षेत्र होता है। इस पे जो है आय निर्भर करते हैं, आर्थिक ये सब निर्भर करता है। मतलब पैसा इस पे निर्भर करता है, इसी से पैसा मिलता है, प्राप्त होता है। अगला है प्रशासनिक रूप से। अभी आर्थिक रूप हम लोग देखें, प्रशासनिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ग्राम पंचायत जैसे छोटे निकाय शासन करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद व निगम जैसे बड़े व संगठित प्रशासनिक ढांचे होते हैं। मतलब गांव में जो है कोई भी अगर ऐसा मामला हो गया तो वो ग्राम पंचायत में संभल जाता है या फिर ग्रामीण क्षेत्र में ही हो जाता है, सुलझ जाता है। लेकिन इसमें जो है शहर में ग्राम पंचायत नहीं होता है बल्कि नगर निगम होता है। तो कुछ इस प्रकार से होता है दोनों में अंतर, आर्थिक और प्रशासनिक संदर्भ में। अब हम लोग देखते हैं गाँव के कृषिजन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाए। मतलब गांव में जो है कृषिजन्य मतलब कृषि से उत्पन्न जो उत्पाद होता है या फिर पदार्थ होता है उससे मतलब आर्थिक कैसे प्राप्त होता है, मतलब पैसा उसा कैसे कमाया जाता है उसके बारे में बताना है। तो आंसर में लिखना है गांव के कृषिजन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता निम्न है। पहला,
गांव में अधिकांश लोग कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं। मतलब गांव में जो है अधिकतर जो आदमी काम करते हैं वो कृषि से रिलेटेड यानी उसी से जो है जुड़े हुए हैं। दूसरा है अधिकांश वस्तुएं कृषि के उत्पादन से ही प्राप्त होती है। मतलब जितना भी वस्तु अधिकतर प्राप्त होता है गांव में वो अधिकतर कृषि से ही बनता है, प्राप्त होता है, तथा आय का मुख्य स्रोत भी यही है। मतलब जो है पैसा कमाने का भी मुख्य स्रोत यही है। गांव में जो है कृषि जन्य कृषि से उत्पन्न पदार्थ यही है मुख्य स्रोत आय का गांव में। अगला सवाल है शहर किस प्रकार के क्रियाओं के केंद्र होते हैं? तो आंसर में लिखना है शहर निम्न क्रियाओं का केंद्र होता है। सबसे पहले तो शहर में व्यापार उद्योग संबंधी क्रियाएं होती है। मतलब शहर में जो है व्यापार होता है और फैक्ट्री ये सारा चीज़ व्यापार और फैक्ट्री से रिलेटेड जो है क्रिया होता है, काम होता है। दूसरा है यहाँ शिक्षा यातायात स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं होती है। मतलब वहाँ जो है शिक्षा का सुविधा होता है, यातायात मतलब आना जाना का सुविधा होता है, रेलगाड़ी बस ये सब का सुविधा होता है, और स्वास्थ्य का भी सुविधा होता है। वहाँ पे अच्छा से अच्छा आपको मिल जाएगा वहाँ अस्पताल, लेकिन गांव में ऐसा सुविधा नहीं होता है। तीसरा चीज़ यहाँ रोजगार से संबंधित क्रियाएं अधिक होती है। वहाँ जो है पैसा कमाने से रिलेटेड ही ज़्यादा काम होता है शहर में। अगला सवाल है नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए? मतलब नगरीय जीवन जो है और आधुनिकता कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए वो बताना है। तो लिखना है गांव की अपेक्षा जो है नगरीय जीवन आधुनिकता से अभिन्न रूप से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि नगरों में मनुष्य को सेवा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की आधुनिक एवं तकनीकी सुविधा उपलब्ध रहती है, जबकि इस प्रकार की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होती। कहने का मतलब है जो नगर में है इंसान वो आधुनिकता से इसलिए जुड़ा हुआ क्योंकि उसको बहुत फैसिलिटी वहाँ मिलता है शहर में, और गांव में वैसा फैसिलिटी नहीं मिलता, इसलिए वो आधुनिकता से नहीं जुड़ा हुआ है गांव, और शहर जो है आधुनिकता से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है, ऐसी मान्यता क्यों बनी हुई है? तो मतलब कहने का मतलब सवाल का है कि नगर में यानी शहर में जो है बहुत कम ही ऐसा वर्ग है जिसके पास पैसा अधिक है, और बहुत अधिक ऐसा वर्ग है जिसके पास पैसा बहुत कम है। तो ऐसा क्यों मान्यता बना हुआ है वो लिखना है। तो लिखेंगे नगरों में जो है विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है क्योंकि अधिकांश जनसंख्या मध्यम व निम्न वर्ग से जुड़ी होती है, जबकि संपत्ति सत्ता और संसाधन कुछ ही अमीर व प्रभावशाली वर्ग के पास केंद्रित रहते हैं। तो कहने का मतलब है जो शहर में आदमी है, जो अमीर आदमी है, उसी के पास संपत्ति सत्ता और संसाधन उपलब्ध होता है, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो मध्यम वर्ग है, उसके पास सारा चीज़ उपलब्ध नहीं होता है। यानी अल्पसंख्यक के पास सबसे ज़्यादा चीज़ उपलब्ध होता है संसाधन का, लेकिन गरीब आदमी के पास या फिर मध्यम वर्ग के पास नहीं उपलब्ध होता है। अगला सवाल है नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार के आंदोलन या प्रयास से बने? तो लिखना है नागरिक अधिकारों के प्रति नई चेतना स्वतंत्रता संग्राम, सामाजिक सुधार आंदोलनों, मजदूर आंदोलनों, महिला शिक्षा प्रयासों तथा लोकतांत्रिक विचारधाराओं के प्रयास से विकसित हुई और समाज में समानता की भावना बनी। कहने का मतलब है सवाल बोल रहा था कि नागरिक अधिकारों के प्रति कैसे चेतना जगा, मतलब जो है नागरिक का अधिकार कैसे उसको प्राप्त हुआ, ये चेतना कैसे जगा कि नागरिक को अपना एक अधिकार होना चाहिए। तो बहुत सारे जैसे आंदोलन हुआ, स्वतंत्रता संग्राम हुआ, सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ, मजदूर आंदोलन हुआ, महिला शिक्षा प्रयास बढ़ा, लोकतांत्रिक विचारधारा का प्रसार जब हुआ, तो ये जो है नागरिक का अपने अधिकार जो पहचानने का जो है उसमें बुद्धि आया, चेतना जगा। अगला सवाल है व्यावसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया? मतलब पूंजी जो है पैसा किस प्रकार से जो है नगरों के उद्भव में मतलब योगदान दिया। तो यहाँ पे आंसर लिखना है व्यावसायिक पूंजीवाद ने व्यापार उद्योग और बाजारों का विस्तार किया, इससे रोजगार निवेश और उत्पादन बढ़े, जिनके कारण नगरों का विकास और उद्भव तेजी से हुआ। कहने का मतलब है जब इन्वेस्ट किया गया, पूंजी पैसा इन्वेस्ट किया गया, तो उससे जो है व्यापार बढ़ा, उद्योग बढ़ा, बाजारों का विस्तार हुआ, जिसके कारण जो है रोजगार भी बढ़ा, निवेश बढ़ा
और उत्पादन भी बढ़ने लगा और इस प्रकार से जो है नगरों का उद्भव हुआ। अगला सवाल है, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार की रहे। मतलब शहर जो उद्भव हुआ, शहर का जो उद्भव हुआ उसमें जो है मध्यम वर्ग की भूमिका क्या था वो बताना है। तो लिखना है, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग ने शिक्षा, व्यापार, उद्योग और प्रशासन में सक्रिय भागीदारी की। उन्होंने सांस्कृतिक जागरण, सुधार आंदोलनों और लोकतांत्रिक चेतना को बढ़ावा देकर नगरों के विकास में योगदान दिया। कहने का मतलब है जो नगर में शिक्षा हो गया, व्यापार हो गया, उद्योग हो गया, प्रशासनिक क्षेत्र हो गया, ये सब में जो है उनका बहुत बड़ा भागीदारी था मध्यम वर्ग का, जिससे शहर का उद्भव हुआ। अगला सवाल है, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किस परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ। तो लिखना है, श्रमिक वर्ग का जो आगमन है शहरों में औद्योगिक क्रांति, कारखानों की स्थापना, रोजगार की आवश्यकता, ग्रामीण निर्धनता और आजीविका की तलाश जैसी परिस्थितियों के कारण हुआ। कहने का मतलब है, ये सवाल बोल रहा है कि श्रमिक वर्ग का आगमन मतलब श्रमिक वर्ग शहर में कैसे ज़्यादा मात्रा में जाने लगे। तो इसलिए जाने लगे क्योंकि वहाँ जो शहर में है औद्योगिक क्रांति हो चुका था, मशीनों से निर्माण सारा प्रोडक्ट का हो रहा था, सारा वस्तु मशीनों से बन रहा था। तो वो मशीनों को चलाने के लिए आदमी का ज़रूरत था, तो वो आदमी का ज़रूरत का पूर्ति करने के लिए श्रमिक वहाँ जाने लगे और उसको पैसा भी मिलने लगा। इस प्रकार से जो है आगमन हुआ श्रमिक वर्ग का शहर में। अगला सवाल है, शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया। तो लिखना है, शहरों ने बेरोजगारी, गरीबी, झुग्गी झोपड़ियाँ, अपराध, प्रदूषण, यातायात जाम, स्वच्छता की कमी, संसाधनों पर दबाव और सामाजिक असमानता जैसी कई नई समस्याओं को जन्म दिया। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप प्लेलिस्ट से पढ़ते हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको प्लेलिस्ट खोजना नहीं आता है तो इतिहास का मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप ज़रूर देख लेना सारे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप।